welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is MCQ. लास्ट के कुछ वीडियो से हम लोग MCQ को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो अब जब चैप्टर का एंड हो चुका है तो MCQ सॉल्व करने से ही हमें पता चलेगा कि हमने कितना नॉलेज गेन किया है, कितनी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर है, राइट। तो हम लोग MCQ के और 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 10 मोर क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और हमें देखेंगे कि हमने कहाँ पे कुछ मिसिंग किया है, कहाँ पे मेरा जो भी प्रिपरेशन है वो कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन पर्पस यही है कि हमने जो प्रिपरेशन की हुई है या हमने जो स्टडी की है चैप्टर की वो कितनी स्ट्रांग है ना। अगर हमारा 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन 100% नहीं है। ठीक है, तो आज हम 10 मोर MCQ लेके आए हैं जिसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, if salivary amylase, we are talking about the salivary amylase, यानी salivary amylase से क्या माइंड में आना चाहिए, सलाइवा। ठीक है, अगर हम मान लो कि अगर आपने स्टडी अच्छी की है तो आप फर्स्ट ही क्वेश्चन को पढ़ने में ही आप समझ जाओगे कि ये कहाँ की बात हो रही है। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं है तो सलाइवरी एमाइलेस में सलाइवरी से ही आप सलाइवा को कनेक्ट कर सकते हो कि सलाइवा यानी सलाइवरी। तो ये समझ में आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द माउथ पार्ट। If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? यानी we are talking about the nutrition part, digestion part। कि डाइजेशन में जो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने माउथ से डाइजेशन को स्टार्ट किया है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म किया है। माउथ का जो पोर्शन है उसमें सलाइवा है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेस प्रेजेंट होता है। अगर हम सलाइवरी एमाइलेस की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सलाइवरी एमाइलेस किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेस की लैकिंग हो रही है तो कौन सा फंक्शन, कौन सा इवेंट माउथ की कैविटी में मिसिंग हो रहा है। यानी हमने ये भी पढ़ा है कि फर्स्ट जो डाइजेशन का प्रोसेस जो शुरू होता है वो माउथ से ही शुरू होता है। तो माउथ में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है माउथ में, स्मॉल पार्टिकल्स में जो हम च्यू करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो वहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है सलाइवरी एमाइलेस। ठीक है, कौन सा एंजाइम वर्क करता है, सलाइवरी एमाइलेस। तो हम पहले ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड। ओके, सेकेंड ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। थर्ड ऑप्शन है फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फोर्थ ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, इन सब के प्रेजेंस में प्रोटीन का डाइजेशन यानी प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। उसके बाद बात की जाए फैट की तो फैट का बहुत कम परसेंट स्टमक में डाइजेशन होता है, 3%। माउथ में तो फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे इनको डाइजेस्ट करने वाले, इनको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका डाइजेशन जो होता है माउथ में हो ही नहीं सकता, ये माउथ के बाद के पार्ट में होता है। स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। फैट का भी डाइजेशन होता है स्टमक में, बट इतना नेग्जेबल अमाउंट में होता है, मतलब इतना कम अमाउंट में होता है कि हम उसको नेग्जेबल कर देते हैं। ठीक है, बाकी फैट का डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फुल्ली डाइजेशन। तो बात होती है कि प्रोटीन निकल गया और फैट निकल गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन तो भाई कहाँ पे हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऐसे वेलाई पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। माउथ में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो एब्जॉर्प्शन का काम करे।
तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। यस, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो स्टार्च होता है उसी का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हम माउथ में स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और जो स्टार्च उनका और स्मॉल पार्टिकल्स में फुल्ली डाइजेशन तो यहाँ पे भी नहीं होता है, क्योंकि फुल्ली डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भाई ये हम सबको क्लियर है। तो डाइजेशन अगर स्टार्ट माउथ से हो जाता है तो यहाँ पे जो होता है स्टार्च का फर्स्ट जो होता है ब्रेकिंग डाउन होता है माल्टोज में। माल्टोज एक टाइप का शुगर है जो डाइसेक्राइड है, और हमारा जो स्टार्च है वो पॉलीसेक्राइड है। जो डाइजेशन का वीडियो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी हुई है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन राइट, क्योंकि यहाँ पे माउथ की बात कर रहे हैं। सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, और क्योंकि फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो उसको एटलीस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा। तो माल्टोज में उसका ब्रेक डाउन होता है। माल्टोज भी एक तरह का शुगर है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखो, हम जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करी तो उसमें कई चीज़ों के आंसर भी अगर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन की। फर्स्ट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, जो मैंने बताया। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का होता है। कौन से एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है। माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवा एमाइलेज। तो मेरे एक क्वेश्चन में मैंने कितनी चीज़ों का आंसर दे दिया है ना। अगर आप हर एक वर्डिंग को क्लियरली समझोगे तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही कितने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। मैंने अभी गिना दिया 5-6 के आंसर जो है एक क्वेश्चन में ही आपको मिल गए। तो प्लीज़ बहुत केयरफुल हो कि चीज़ों को समझिए और सुनिए। Then come to the next question. The next question is the inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct ones. यानी ये क्वेश्चन भी हमारे डाइजेशन पार्ट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। The inner lining of stomach, यानी we are talking about the stomach part. हमने माउथ पार्ट की बात कर ली। माउथ से खाना इसोफेगस के पाइप से होते हुए हमारे जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक में आ गया है, ठीक है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर स्टमक की बात हो रही है तो स्टमक में कौन सा जूस होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन और म्यूकस पाया जाता है। ये तीन चीज़ें गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जब वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका काम शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया या जो भी खाने में कुछ भी चीज़ें आ गई हैं फॉरेन पार्टिकल जो बैक्टीरिया के फॉर्म में, उन सबको किल करने में काम करता है। उसके बाद क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक मीडियम बना रहा है, तो कभी कभी एसिडिक मीडियम जो होता है ज़्यादा हो जाता है, जो स्टमक की वॉल यानी इनर लाइनिंग को इफेक्ट करने लगता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जब इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफेक्ट करता है तो क्या वर्क होता है, मतलब क्या चीज़ उससे प्रोटेक्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से इनर लाइनिंग के स्टमक को कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे है पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज एंड बाइल, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज यहाँ पे हो ही नहीं सकता स्टमक की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज सिर्फ सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा तो हमारे स्टमक में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन जो हो गया कट हो गया, ठीक है। बाइल जूस की बात करें, बाइल जूस जो होता है वो लीवर से आ रहा है। लीवर का स्टमक से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। लीवर का जो जूस जा रहा है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम, वहाँ पे जा रहा है। तो बाइल जूस भी कट हो गया। अब बात करते हैं पेप्सिन और म्यूकस, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो स्टमक में पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। पेप्सिन का काम जो होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। तो अब ये भी तो ऐसा कुछ वर्क नहीं कर रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से इनर लाइनिंग को बचाए।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है म्यूकस। म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा लुब्रिकेंट चीज़ होती है जो एसिडिक मीडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा हो जाता है तो वो इनर वॉल जो स्टमक पे इफेक्ट करने लगता है उससे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम ज़्यादा है और वो स्टमक के इनर लाइनिंग पे इफेक्ट कर रहा है तो अल्सर होने का चांसेस बढ़ जाता है, यानी बर्निंग हो जाती है स्टमक के वॉल पे। तो ये म्यूकस जो होता है वो सिक्रीट होता है और वो उसके इफेक्ट को कम करता है, उसके इफेक्ट को वॉल पे मतलब बचाता है, इनर लाइनिंग जो स्टमक की है उससे प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। तो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने ये 3 को भी एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती ये भी मैंने बता दिया। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे और ऑप्शन भी धीरे धीरे कट होते जाए। हमें 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि चारों ऑप्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर वो 4 ऑप्शन में आए तो आप हर चीज़ के बारे में अगर जान रहे हो तो उसको पता करने मतलब उसको कट करने में या टिक करने में आपको बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई चीज़ों का यहाँ पे भी आंसर दे दिया कि ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे सिक्रेशन होता है, इसका क्या वर्क होता है और इसका क्या वर्क होता है। तो सोचो कि एमसीक्यू सॉल्व करने का कितना फ़ायदा हुआ कि हमें एक क्वेश्चन में बहुत से आंसर पता चल गए, एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन भी अराइजेज हो गए जिसके आंसर भी मिल गए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि what prevents backflow of blood inside the heart during contraction। यानी यहाँ पे हम सर्कुलेशन में आ गए। ये 2 क्वेश्चन डाइजेशन से रिलेटेड था, बट ये क्वेश्चन जो है सर्कुलेशन में आ गया कि हार्ट जो है, अगर हार्ट में आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है तो उसका बैकफ्लो ना हो, उससे कौन सी चीज़ प्रिवेंट करती है। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्व्स इन हार्ट, हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं। सेकेंड है थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल। थर्ड है थिन वॉल्स ऑफ आर्टरी। फोर्थ है ऑल ऑफ द अब। सब कुछ इतना रिलेटेड है एक दूसरे से कि जिसने इतनी अच्छे से स्टडी नहीं करी हुई है तो उसको लगेगा यार आर्टरी भी बता रहा है, वेंट्रिकल भी बता रहा है, हार्ट भी बता रहा है, ऑल ऑफ देम भी है। तो ऐसा है कि हम ऑल ऑफ देम ही कर देते हैं क्योंकि ये तो हार्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं, तो ऑल ऑफ देम ही होगा। हो सकती है ना, ऐसी चीज़ें बहुत से बच्चों के साथ हो सकती है जिनकी प्रिपरेशन फुल्ली ना हो और बहुत अच्छी ना हो, तो वो सारे ऑल ऑफ अब तो इसीलिए होता है। और इतना जो ऑप्शन रहता है, इतना माइन्यूट सा डिफरेंस में आंसर ऑप्शन रहता है कि इंसान को लगता है कि ऑल ऑफ देम ही होगा। चारों तो ऑप्शन उसी हार्ट से ही रिलेटेड है ना। ऐसे लोग सोचेंगे ना जिसने ऊपर से स्टडी करी, ऐसे जो बच्चे होंगे वो यही सोचेंगे। बट वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी करी हुई है वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम भी ऑप्शन पे आते हैं। थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है वो हार्ट का नीचे का पोर्शन होता है, यानी और मैं अगर यहाँ पे हार्ट को ड्रॉ करूँ तो ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है ये वेंट्रिकल होता है। यस, इसकी मसल्स थिक होती है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो ब्लड बाहर की तरफ, हार्ट से बाहर की तरफ उनका फ्लो हो जाता है। राइट से ब्लड जो होता है लंग्स की तरफ जाता है और लेफ्ट में जो ब्लड रहता है वो हार्ट से बाहर पूरी बॉडी की तरफ जाता है। इसीलिए वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है क्योंकि वेंट्रिकल का वर्क बहुत ज़्यादा होता है और फोर्सफुली होता है। थिन वॉल ऑफ आर्टरी भी सही है अपनी जगह पे कि आर्टरी की वॉल थिन होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्क रहते ही नहीं आर्टरी के पास, वो तो आराम से बैठी रहती है, ब्लड को रिसीव करती है और वेंट्रिकल में डाल देती है। बट मेन वर्क जो होता है वेंट्रिकल का होता है। ऑल ऑफ अब में तो आपको लगेगा चारों ये सब कुछ ही सही है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड जो होता है वो भरा जाएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, इसी टाइप का होगा ना। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड भरेगा दूसरे पार्ट में, हार्ट के दूसरे पार्ट में। तो जब ब्लड भर गया तो उसका
बैक फ्लो जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। एक साइड होती है बाइकस्पिड वॉल और दूसरी साइड होती है ट्राइकस्पिड वॉल। ये वॉल्स जो होती हैं, अगर हम राइट की बात करें तो राइट में ट्राइकस्पिड पाई जाती हैं और लेफ्ट में जो होती है बाइकस्पिड पाई जाती है, जिसको माइट्रल वॉल भी कहते हैं। यहाँ से ब्लड जब आर्टरी से वेंट्रिकल में जाता है तो ये वॉल्स ओपन रहती हैं, ब्लड को भर लेती हैं और जैसे भर जाती हैं वहाँ पे वो वॉल्व्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जिससे ब्लड का बैक फ्लो ऊपर की तरफ नहीं हो पाता है दोनों साइड में। ठीक है, इसी तरह जो पल्मोनरी वेन या आर्टरीज या अरोटाई, ये सब जो यहाँ पे होती हैं जो ब्लड को बाहर निकालती है, उनके माउथ के पास भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। जब उसमें ब्लड भर जाता है तो वो वॉल्व्स भी बंद हो जाती हैं ताकि उनका बैक फ्लो ना हो सके। तो ये जो हार्ट में वॉल्व्स पाई जाती हैं वो इसीलिए पाई जाती हैं, चाहे वो बाइकस्पिड हो, चाहे ट्राइकस्पिड हो, चाहे सेमिलुनर वॉल्व हो, वो सिर्फ इसीलिए पाई जाती हैं कि बैक फ्लो जो है ब्लड का हार्ट में ना हो पाए। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर्विक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अगर हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कब कम होगा? अगर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो ऑक्सीजन कब कम होगा, कब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा? जब इंसान जो होता है बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है, जिस टाइम उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, मगर उसको एनर्जी तो चाहिए रहता है, तो जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए। भाई उस पर्सन को एनर्जी चाहिए और इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा? ये ग्लूकोज जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा लैक्टिक एसिड में, पायरुविक जो है पायरुविक एसिड में जाके वो फिर लैक्टिक एसिड में उसका ब्रेक डाउन होगा। किसी भी तरह से 2 ATP एनर्जी निकलेगी जो उस पर्सन को उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। इसीलिए मसल्स में पेन हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है मसल्स में, इसलिए मसल्स जो होते हैं स्ट्रेन हो जाता है या पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होगी ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, यहाँ पे पायरुविक एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और किस पार्ट में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन कट हो गया, गोल्जी बॉडी भी कट हो गया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एरोबिक रिस्पिरेशन में हो जाती है। जब ऑक्सीजन आता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है, और ये किस में होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कब होगी? एरोबिक रिस्पिरेशन होती है। बट यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, इसका मतलब यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब जो होता है ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो टिश्यू कहाँ पे है, कहाँ पे इनका ब्रेक डाउन हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी सब के सब कट हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण। तो वो कहाँ पे हो रहा है? वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, किस टिश्यू के किस पार्ट में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, कम टू द सम मोर क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चन आंसर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड करते हैं कि हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट इन एसिटिल CoA। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पायरुविक एसिड जो होता है वो पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड होता है। जब वो एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होता है कोएंजाइम के प्रेजेंट में, तो वो 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तो हो नहीं सकता
सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 2। यहाँ पे एसिटिल जो कोएंजाइम बन रहा है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि पायरुवेट जो होता है वो एसिटिक कोएंजाइम में चेंज हो रहा है 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इन प्लांट द सेल्स नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर्स आर। तो यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं कि स्टोमेटा जो होता है प्लांट में एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, प्लांट में और कोई तो पार्ट ही नहीं है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो सके। भाई गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ से गैस अंदर इंटर कर सके या अंदर का जो भी गैस है वो बाहर जा सके, ऐसा कोई डोर ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो हमारे जो प्लांट का पार्ट होता है लीफ, उसमें पाई जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती हैं स्टोमेटा के। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इन प्लांट द सेल नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर आर। प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो एटमॉस्फेयर की गैसेस को एक्सचेंज करता है इजीली? तो सब्सिडरी सेल, बार्क सेल, गार्ड सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है गार्ड सेल, क्योंकि गार्ड सेल जो होता है स्टोमेटा में पाया जाता है। 2 किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करता है। ये स्टोमेटा जो होता है गैसेस एक्सचेंज में वर्क करता है और ट्रांसपिरेशन जो गैस वाटर लॉस हो रहा है उसमें भी वर्क करता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक डोर की तरह है, एक ओपन डोर की तरह है, जिससे गैसेस का इजीली एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? गार्ड सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। हमारा 27वां क्वेश्चन, हमने अपने ऑलरेडी 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 27वां क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड इन। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, तो उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब प्रॉक्सिमल यानी पीसीटी में आता है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में जाता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो कहाँ पे मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड इन, यानी मैक्सिमम वाटर जो होता है कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। फर्स्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। सेकेंड है डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। थर्ड है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड फोर्थ है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, प्रॉक्सिमल यानी पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में जो होता है ज़्यादातर ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और सॉल्ट वगैरह का फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है यहीं पे होता है, पीसीटी में ही होता है। बट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं, ये नहीं है, ये पीसीटी में नहीं है। पीसीटी में मैक्सिमम ग्लूकोज या अमाइनो एसिड या जो सॉल्ट्स होते हैं इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी ये भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करें तो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है उसमें वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। बट यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है बट मैक्सिमम अमाउंट में नहीं होता है। मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि मैंने बताया था कि यूरिन जो होता है वो 1 to 1.5 लीटर ही डेली बेसिस पे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। बट उसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ये जो ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है। अब उतना वाटर बॉडी से अगर निकल जाएगा 150 लीटर या ऐसा, तो फिर हमारे बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए जब वो ये फिल्टर
इन्फिल्ट्रेट बन के डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, जो लगभग लास्ट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, तो वहाँ पे मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि इतना वाटर अगर बॉडी से जाएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम वाटर का वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत वाटर रहता है वो कलेक्टिंग डर्ट से भी एब्जॉर्ब होता है। सिर्फ और सिर्फ यूरिया और उसमें कुछ वाटर ही हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन की मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन फिर से मैं बता रही हूँ लूप ऑफ हेनली में भी होता है, सॉल्ट मिनरल्स ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है तो हम क्या टिक करेंगे, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच क्या है? किडनी तो ह्यूमन का है, और जो वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वो अमीबा या फिर जो लोअर एनिमल्स होते हैं वैक्यूल्स के फॉर्म में, वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। और नेफ्रीडिया, मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि नेफ्रीडिया जो होता है किसका होता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। तो बचा क्या है, मल्फीजियस ट्यूब्यूल्स। मल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं कॉकरोच या किसी भी इंसेक्ट में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट या कॉकरोच के बॉडी के। तो किडनी तो ह्यूमन का हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है लोअर से लोअर एनिमल्स का हो गया, बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स के हो गए, और नेफ्रीडिया जो हो गया वो अर्थवर्म का हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मल्फीजियस ट्यूब्यूल्स है, जो किसका पार्ट है, जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्रॉट अबाउट बाय सलाइवा, गलत। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सक्सेस इंटीरिकस, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है डाइजेशन में कि बाइल्स जो होता है, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो इमल्सिफाई करते हैं फैट का, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स के फैट में उनका इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो कौन करता है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट इसी के लिए ही जाने जाते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की अगर बात हो रही है तो बाइल सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो इमल्सिफिकेशन करती है फैट का, ये उसी के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन बैम्बू प्लांट, बैम्बू प्लांट तो आपको पता है कितने ऊंचे होते हैं, कितने लंबे होते हैं। वाटर रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नेम द फोर्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस। यानी बैम्बू प्लांट जो होते हैं इतने लंबे होते हैं, अगर वो वाटर को खींच रहे हैं, ले रहे हैं और पूरे पार्ट में पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है जो रूट से वाटर को पूरे इतने लंबे प्लांट तक लेके जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन पुल, ग्रेविटेशनल पुल और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन जो होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन तो ठीक है, बट बैम्बू प्लांट तक वाटर को लेके खींच के जाना ये डिफ्यूजन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है ऑप्शन कट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन के बाद हम पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो नीचे से कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ा हुआ है कि ये फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, यानी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे पार्ट में, प्लांट के ऊपर से नीचे सारे पार्ट में होता है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रांसपिरेशन पूल। ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जब हम जाइलम के बारे में पढ़ रहे थे, वाटर का ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन पूल अप्लाई करता है लीफ,
क्योंकि लीफ होता है सबसे ऊपर की पार्ट में, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है यानी वाटर का लॉस हो रहा है। तो जब वहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है तो अब उसको वाटर चाहिए रहेगा ना भाई वाटर का लॉस हो रहा है और खाना भी लीफ में बन रहा है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा तभी तो खाना बनना शुरू होगा। तो लीफ को तो वाटर चाहिए ही चाहिए और ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वाटर ख़त्म भी हो रहा है। तो उस वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप करता है लीफ रूट के ऊपर, जिससे वो उस पुल से पूरे वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे कोहेजन फोर्स लगता है और वाटर मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर ऐसे चिपक के पूरा एक बिल्डिंग की तरह, एक पूरी एक लाइन की तरह जो अनब्रोकेबल लाइन होती है उसकी तरह पूरे वाटर को खींच के एक पूरी लाइन से पानी को ऊपर चढ़ाते हैं। तो वो किस फोर्स से चढ़ाते हैं, किस प्रेशर से चढ़ाते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल का प्रेशर लीफ अप्लाई करता है रूट पे और उस प्रेशर से वाटर को खींचता है और वाटर मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक कोहेजन फोर्स से जो है बंध जाते हैं और एक लाइन से पूरा पानी जो होता है ऊपर की तरफ खींच के चला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। तो हम लोग ने लास्ट कुछ वीडियो से एमसीक्यू सॉल्व किया है और हम लोग ने ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है। आप और भी एमसीक्यू देख सकते हो। 30 इतना बड़ा नंबर नहीं, मगर हाँ इस 30 को पढ़ लिया है, इस 30 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इनके डिस्कशन में बहुत से और क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट आपका एक रिवीजन कह सकते हैं कि इस चैप्टर का हम लोग ने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे एक नया चैप्टर और नया टॉपिक। आज के लिए अभी के लिए ये जो है वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अच्छे से लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में प्लांट की पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और किसका क्या वर्क है। तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।